में हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आपको मिलवाएंगे एक मैनेजमेंट से। और आज बात हो रही है इंडियन बैंक के साथ। 15 अगस्त 1907 से बैंक के कामकाज की शुरुआत हुई है। अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक को शामिल किए जाने के बाद इंडियन बैंक ने एक अमालगमेट एंटिटी के तौर पर ऑपरेशनल यहाँ पर अपना शुरू किया। और आज देश के हम देख रहे हैं, देश में जो बैंक के लगभग 5,909 ब्रांचेस हैं, साथ ही 3 विदेशी ब्रांचेस भी ऑपरेशनल है। बैंक ने जून तिमाही के नतीजे भी अब जारी कर दिए हैं। नतीजों के तहत एनआईएम्स और मार्जिन्स को लेकर अब क्या आउटलुक रहने वाला है, बैंक के टॉप मैनेजमेंट को पहली बार आप किसी हिंदी बिजनेस चैनल पर देखेंगे और वो है आपका चहेता चैनल ईटी नाउ स्वदेश। और नतीजों पर बात करेंगे, कंपनी के आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हम बात करेंगे। बैंक के एमडी और सीईओ विनोद कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्लियरली नतीजों के साथ ही मैं शुरू करना चाहती हूँ। धन्यवाद, एक तो आपने इंटरव्यू सबसे पहले बिजनेस चैनल को दे रहे हैं आप, और उसमें आपने ईटी नाउ स्वदेश को चुना। सवाल एनआईएम्स को लेकर है सर, जहां पर थोड़ी सी कमजोरी देखी गई है 3.23 के आसपास। अगर हम नए वित्त वर्ष की पहले तिमाही के हिसाब से पूछना चाहें, गिरावट है यहाँ पर 3.37 के मुकाबले। अब इसके पीछे क्या फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं? 14 बिप्स का जो कंप्रेशन देखने को मिला है, अब इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा? मार्जिन्स के लिहाज से भी आगे की तस्वीर अगर आप बता सके विनोद जी। नीम मार्जिन डिक्लाइन होने का रीजन है 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट, जो हमारे अराउंड 40% एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक लोन है वो इमिडिएटली पास ऑन हो गया वेरी नेक्स्ट डे। तो बिकॉज ऑफ दैट ये नीम थोड़ा डाउन आया है। एंड आगे नीम स्टेबलाइज होने का इस क्वार्टर में भी थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। जब तक डिपॉजिट रीप्राइस होना स्टार्ट नहीं हुआ तब तक नीम थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। बट मेरा उम्मीद है कि मेरा नीम बिटवीन 3.15 टू 3.30 स्टेबलाइज होगा। चलिए, यहाँ पर अगला सवाल पूछना चाहेंगे प्रोविजंस को लेकर, जहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है क्वार्टर एंड क्वार्टर लगभग 13% की। 795 करोड़ से ये आंकड़ा आया है लगभग 691 करोड़ का। और अब जो है इसको सस्टेनेबल कैसे देखेंगे? और साथ ही प्रोविजनिंग की ट्रैजेक्टरी अगर मैं समझना चाहूँ आगे भी आपको क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई है। क्रेडिट कॉस्ट मेरा 0.81 था मार्च क्वार्टर का, जो कि घट करके 0.28 हो गया है। क्योंकि आप देखें प्रोविजन की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में ज्यादा डिफरेंस हो, लेकिन हमारा नेट एनपीए ऑलरेडी 0.19 पे था मार्च क्वार्टर में, जो कि घट करके 0.18 हुआ है। तो मुझे लगता है क्रेडिट कॉस्ट इसी के आसपास होवर करेगा। ऐसे हमने गाइडेंस दिया है लेस देन 1 का, बट it should be less than that. Around it will stabilize around 0.50 to 0.06. चलिए, यहाँ पर अब क्रेडिट कॉस्ट के बारे में पूछना चाहते हैं। इम्प्रूवमेंट लगभग 43 बीपीएस की, लगभग 0.28% के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ देखा है। जो आंकड़े आए हैं उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन तो देखने को मिली है, लेकिन जिस लेवल की पोजीशनिंग हो रही है और जैसे आप इसको सस्टेन करने की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में कोई आंकड़ा अगर आप दे सकें या कोई बैंड प्रेफरेबली जिसके आसपास आप इस क्रेडिट कॉस्ट को देखेंगे? क्रेडिट कॉस्ट 0.28 तो इस क्वार्टर में बहुत कम रहा है। हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा बहुत ऊपर जाए, बट बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि नेट एनपीए मेरा ऑलरेडी 1000 करोड़ है, तो मैं प्रोविजन अगर 1000 करोड़ कर दूं तो मेरा नेट एनपीए 0 हो जाएगा। सो प्रोविजन करने का गुंजाइश भी नहीं है फर्दर। तो और मैं नेट एनपीए 0 करने का फिर वो देन अगेन देयर विल बी स्ट्रेस टू मेंटेन दैट। सो आई विल बी वेरी बड़ा माइंडफुल रहूंगा कि मैं क्रेडिट कॉस्ट को कहाँ पे, नेट एनपीए को कहाँ पे लेकर के जाऊं। सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये जो लेवल है हमारा क्रेडिट कॉस्ट का 0.50 के आसपास स्टेबलाइज करेगा। डिपॉजिट्स की बात करते हैं, जहां पर बढ़त दर्ज हुई है लगभग 9.26% ईयर ऑन ईयर बेसिस से। लेकिन अब जो है आपकी एक्सपेक्टेशन आने वाली तिमाहियों से क्या होगी? रेट कट्स देखिए अब पास होना शुरू हो चुका है, और आने वाली तिमाहियों में ये पास ऑन होगा, तो डिपॉजिट्स को लेकर किस तरह का गाइडेंस अगर आप दे सकें?
डिपॉजिट का मेरा गाइडेंस 8 to 10% का है, वो मैं इस पे स्टिक कर रहा हूँ अभी कि and मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये गाइडेंस अचीव कर लूंगा। रेट कट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो लोन जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्स होता है, जो रेपो रेट लिंक्ड है, वो मेरा बैंक के लिए अराउंड 40% है। उसमें तो वेरी नेक्स्ट डे, जैसे आज रेपो रेट कट हुआ तो नेक्स्ट डे रेट इज बेनिफिट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। कुछ जो एक्सटर्नल जो एमसीएलआर लिंक लोन होते हैं, उसमें जैसे जैसे उसका एक फॉर्मूला है आरबीआई का दिया हुआ, वो फॉर्मूला के हिसाब से जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगा, उसका बेनिफिट ग्रेजुअली पास ऑन होगा। तो उसके दो कंपोनेंट है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक, एमसीएलआर लिंक। एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे पास ऑन हो जाता है, एमसीएलआर बेंचमार्क लिंक वो थोड़ा विथ लैग पास ऑन होता है। जैसे जैसे डिपॉजिट के रेट कम होते जाएंगे वैसे वैसे एमसीएलआर भी कम होता जाएगा। थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के बारे में बात करना चाहेंगे। दोनों ही फ्रंट पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन अब इसको लेकर टारगेट क्या होगा? ग्रॉस एनपीए की बात करूं तो क्या लेवल देखते हैं पूरे इस वित्त वर्ष के लिए, और क्या आपके टारगेट्स में किसी भी तरह का बदलाव? FY26 के लिए ग्रॉस एनपीए मेरा 3.01 है। तो पहले तो मैंने गाइडेंस दिया था लेस देन 3 का, लेकिन मुझे लगता है ग्रॉस एनपीए 2.50 तक मैं करने में सफल हो जाऊंगा। और नेट एनपीए 0.18 है, तो ऑलरेडी सब्सटेंशियली लो लेवल है। तो विल ट्राई टू मेंटेन अराउंड सेम रेंज से मे बी अराउंड 0.15। विनोद कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमसे बातचीत की। नतीजों के फ्रंट पर आने वाली तिमाहियों को लेकर आपने पूरा सूरत हाल हमारे दर्शकों के सामने रखा। धन्यवाद। एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बाजार और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें जारी हैं, बने रहें।